राहुल गांधी ने 7 समंदर पार सिखों पर जो बयान दिया, उससे नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। राहुल के बयान का प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने समर्थन किया है। बाकायदा एक लेटर जारी किया है, जिसे लेकर बीजेपी ने सीधे राहुल और कांग्रेस को घेर लिया है। राहुल अमेरिका से इंडिया की डेमोक्रेसी की कमियां गिना रहे हैं। राहुल अमेरिका में कोई नया ख्याली पुलाव पका रहे हैं या सच में कोई प्लान बना रहे हैं? राहुल गांधी के एक एक शब्द का पॉलिटिकल मीनिंग इस रिपोर्ट में डिकोड होगा। नए नए से राहुल गांधी, बदले बदले से राहुल गांधी अब एक नया पॉलिटिकल थ्रिलर शूट कर रहे हैं, एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। राहुल ने इस सियासी थ्रिलर की शूटिंग अमेरिका में की है। इसमें प्यार मोहब्बत की बातें हैं, खुद को हम्बल बताने की कोशिश है, खुद को नए जमाने का नेता बताने की स्क्रिप्टिंग है, हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर दिखने की स्ट्रेटजी है। अमेरिका में खड़े होकर भारत के पॉलिटिकल सर्कल के लिए राहुल की यह नई बिगिनिंग है, जिसमें 2029 के लिए अभी से खेली जा रही इनिंग है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नाम पर कौन सा नया नैरेटिव बना रहे हैं? राहुल गांधी अब की बार मोदी पर क्या चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल ने इंडिया से बाहर जाकर विदेशी धरती पर 75 मिनट में मोदी के खिलाफ, देश के सिस्टम के खिलाफ क्या बताया, क्या फैलाया? 24 के चुनाव का नतीजा आए 98 दिन बीत चुके हैं। हिंदुस्तान में मोदी की सरकार चल रही है, मगर ऐसा लग रहा है कि राहुल हार के आफ्टर शॉक से बाहर आकर अभी से 2029 वाले मोड में आ चुके हैं। जिस एक्सपेरिमेंट से राहुल को 24 में 99 सीटें आ गईं, अब वो उसी एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अब राहुल अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, मोदी के सामने खुद को सबसे बड़े कंटेंडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मगर क्या राहुल सही कर रहे हैं या इसमें भी गलती कर रहे हैं? 3 दिन के अमेरिका दौरे पर राहुल सिर्फ मोदी मोदी ही किए जा रहे हैं। मोदी पर एक आरोप के बाद दूसरा आरोप लगाते जा रहे हैं। आज हम राहुल के सारे आरोपों और सारे दावों का फैक्ट चेक करेंगे। राहुल गांधी का पहला दावा है कि 24 के नतीजों के बाद मोदी का मैजिक खत्म हो गया। द आइडिया ऑफ मोदी को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब। द आइडिया ऑफ मिस्टर मोदी, 56 inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. राहुल कहते हैं मोदी का मैजिक फिनिश हो गया। सच तो यह है कि इस वक्त भी भारत में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 59% है। पीएम की पोस्ट के लिए 49% लोगों की फर्स्ट चॉइस इस वक्त भी मोदी ही हैं। और अगर आज चुनाव हो गए तो भी एनडीए की सरकार ही बनने के संकेत हैं। मगर राहुल गैप कम कर रहे हैं। 8 पॉइंट्स की राइज लेकर अपनी पॉपुलैरिटी 22.5% के करीब पहुंचा चुके हैं। बावजूद इसके क्या वो सच में मोदी को टक्कर देने की स्थिति में हैं? राहुल कह रहे हैं मोदी इतिहास बन चुके हैं। सच ये है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार डबल डिजिट में सिमट गई, जो इंडी अलायंस इकट्ठा होकर 234 सीट ही ला पाई, उससे ज्यादा तो बीजेपी अकेले मोदी के चेहरे के दम पर ले आई, 240 तक पहुंच गई। लेकिन अब विदेशी धरती पर खड़े होकर राहुल देश की संस्थाओं को टारगेट करने लगे हैं। मोदी से चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था,
यह कंट्रोल्ड इलेक्शन था। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए राहुल ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। सब कुछ कैमरे पर कहा है। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. So what has happened in India, and you'll see it, is that the coalition that brought Mr. Modi to power has collapsed. It's broken right down the middle, right? So you'll see in these elections that they will struggle. They will struggle. राहुल वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जिस स्क्रिप्ट की बदौलत कांग्रेस 2019 में 52 सीट से 2024 में 99 सीट पर पहुंची। और अब कांग्रेस की नई स्ट्रेटजी ही यही है। राहुल जो कहेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और कांग्रेस की टीम राहुल के ऐसे बयानों को घर घर मोबाइल लेकर जाएगी। इंडिया से लेकर अमेरिका तक हैशटैग विदेशी धरती यूं ही नहीं ट्रेंड कर रहा। वजह राहुल गांधी हैं। इतना थेथर कोई देश में इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं, कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। राहुल का प्लान हिंदुस्तान में रहकर भी मोदी के खिलाफ हार्ड हिटिंग पॉलिटिक्स करने का है और विदेश में जाकर भी वही अटैकिंग स्क्रिप्ट पढ़ने का है। और यह कॉल अकेले राहुल गांधी की नहीं है, यह स्ट्रेटजी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने बनाई है। राहुल गांधी क्या हैं? कांग्रेस पहले इंडियन वोटर्स के सामने यह एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही थी, मगर अब कांग्रेस इसे चेंज करने की कोशिश कर रही है और अमेरिका में इसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है। राहुल इस एक्सपेरिमेंट को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस इसे कैसे वायरल करा रही है, एक एक करके आपको सब समझाते हैं। आपको याद होगा 24 के चुनाव के वक्त कांग्रेस ने बार बार यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, चुनावी खर्चे का सारा हिसाब किताब हिलाकर रख दिया। तब कांग्रेस ने आधा सच बताया, आधा सच छिपाया, मगर अब राहुल ने एक बार फिर वही बात दोहराई है। 3 months before the election, our bank accounts were all sealed. Every single bank account of the Congress party was sealed. मतलब ट्रेजरर की तो हवा निकल गई थी कि भाई मतलब क्या करूं मैं, बैंक अकाउंट सील हो गए, बैंक अकाउंट बंद हो गए फर्स्ट टाइम। देन आई लुक्ड एट हिम, आई सेड देखी जाएगी, देखते हैं क्या होता है। यह बात सही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस वक्त कांग्रेस को नोटिस भेजा, मगर कांग्रेस ने उससे पहले यह माहौल बनाना शुरू कर दिया, यह नैरेटिव बिल्ड किया कि मोदी ने हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया है, मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है, 24 के चुनाव में अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गया है, मोदी ने सब कुछ हाईजैक कर लिया है। बाद में मोदी सरकार ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव खत्म होने तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3,567 करोड़ रुपए की टैक्स मांग पर कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, मोदी की सरकार बन गई, लेकिन राहुल यह मुद्दा इस वक्त भी सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं ताकि जिस तरह उन्हें लोकसभा चुनाव में इसका फायदा हुआ, सिंपैथी वोट्स मिले, वही पैटर्न 24 के बाकी चुनावों में भी देखने को मिले।
ये वोट गेन करने की सोची समझी रणनीति है जिसे राहुल आगे बढ़ाना चाहते हैं। He has said that our accounts were frozen. अरे भाई कॉन्टेक्स्ट तो बताओ, किसका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ, वो कॉन्टेक्स्ट तो देखो। ये राहुल गांधी जी ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं? एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि उनके जो इंटेलेक्चुअल एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, सैम पिट्रोडा, उन्होंने कहा था कि ये अभी पप्पू नहीं रहा। अब वो पप्पू रहा नहीं रहा, क्यों उनको ये कैरेक्टराइजेशन दी गई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फ्रैंकली। पप्पू है या गप्पू है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज समथिंग लाइक दैट। उनके इंस्पिरेशन जो है वो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट वन नेशन और आइडेंटिटी। वो को जो नॉर्थ से आते हैं वो कहां से आते हैं, वो अफगानिस्तान से आते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं वो चाइनीज होते हैं। ऐसे तो लोगों की कंपनी में ये है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसी ये बातें कर जाते हैं। 2024 के चुनाव में राहुल की पूरी चुनावी रणनीति लाल रंग की संविधान वाली कॉपी के इर्द गिर्द घूमती रही। राहुल जहां जहां गए यही लाल रंग की कॉपी दिखाई, खुद भी दिखाई, इंडी अलायंस के पार्टनर्स के हाथों में भी पकड़ाई। संविधान खतरे में है, मोदी संविधान खत्म कर देंगे, इस तरह का नैरेटिव बनाकर राहुल ने पॉलिटिकल बैटल में मोदी को नुकसान पहुंचाया। और यह सच है, मगर राहुल को यह आइडिया कहां से आया, यह उन्होंने पहली बार बताया है। One meeting, one of the people who works with us said, listen, try holding up the Constitution. And so I started holding up the Constitution. And everything we had said suddenly just exploded. That India, it understood that if the Constitution goes, the whole game is gone. And so that was the first sort of, I saw it, there was a shockwave, that when I would hold up the Constitution, it would go, like I could see the shockwave going. अमेरिका में बैठकर राहुल ने यह बात यूं ही नहीं कही, इसके पीछे उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। क्योंकि आने वाले चुनावों में भी राहुल लाल रंग की यही कॉपी लेकर मैदान में उतरेंगे। वो संविधान की कॉपी फिर से लहराएंगे, मोदी के उस दलित ओबीसी वोट बैंक को फिर से छीनने की कोशिश करेंगे, जिसे छीनने में उन्हें लोकसभा चुनाव में सफलता हाथ लगी है। राहुल ने इसके लिए पूरा होमवर्क कर लिया है, ऑन कैमरा कह दिया है। 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. So the caste census is a simple exercise. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this? And frankly, we've got the data. You know, we've done our homework, we've got the data. Out of the top 200 businesses in India, right? There's almost no ownership of 90% of the population. I can tell you that in the highest courts of the country, there's almost no participation of 90% of India. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. राहुल आज ये काम कर रहे हैं, वो आज दलित और ओबीसी कर रहे हैं, गरीब कर रहे हैं। मोदी के केस में ऐसा नहीं है। मोदी तो खुद ही पब्लिक के बीच से आए हैं, मोदी खुद ओबीसी हैं, मोदी ने गरीबी भी देखी है। राहुल यहां पर उन्हें कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल कितना स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, किस प्लान पर काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा आपको एक वीडियो से लग जाएगा। जब अमेरिका में सैकड़ों लोगों की भीड़ में से राहुल एक सिख को चुनते हैं और एक ऐसी बात कह देते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। What is your name? Brother here with the turban? What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him.
for all religions.